हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ बेसिक मैथ्स। और इस बार हम लोग इंटीग्रेशन का पार्ट 2 करें। जो इंटीग्रेशन के पार्ट 2 में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है। अभी तक हम लोगों ने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रखा है, जहाँ पे हम प्लस सी दे रहे थे, एक प्लस कांस्टेंट वैल्यू जोड़ रहे थे। यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हम लोग नहीं जोड़ेंगे। एंड बच्चों, अगर आप इंजीनियरिंग बोलो या फिजिक्स बोलो या कोई भी और अदर साइंस का डिसिप्लिन बोलिए, तो ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। अब फिजिक्स के चाहे आप सेंटर ऑफ मास ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, वेलोसिटी ले लो, डिस्प्लेसमेंट ले लो, ये इंटीग्रेशन एक इंटीग्रल रोल प्ले करता है इन सब फिजिकल क्वांटिटीज को निकालने में। तो आने वाले जितने भी चैप्टर्स होंगे उनके अंदर डेफिनेट इंटीग्रेशन का ह्यूज यूज किया जाएगा। तो आप इसको अच्छे से करिए, और बहुत इजी सा है, ऐसा कुछ हाई फाई नहीं है। अपन बेसिक जितना फिजिक्स में आएगा अपन उतना ही देखेंगे, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। मान लीजिए बच्चों कि कोई इंटीग्रेशन दिया हुआ है। मान लीजिए इंटीग्रेशन एफ एक्स, और इसका वैल्यू जो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, और इसका जो रिजल्ट आता है वो मान लीजिए आता है dx gx, ठीक है। अब यही अगर हम डेफिनाइट इंटीग्रल में करेंगे तो यहाँ पे अपन gx प्लस एक कांस्टेंट ले लेंगे c। अब यही अगर हम डेफिनाइट इंटीग्रेशन में करेंगे तो यहाँ पे हमें लिमिट्स पुट करनी पड़ती है a से लेके b तक, ठीक है। और यही फंक्शन अगर हम fx करेंगे तो इसका जो आंसर आया था कितना आया था, gx आया था, लेकिन अब की बार आ जाएगा g। और सबसे पहले आपको लेनी पड़ेगी अपर लिमिट, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा लोअर लिमिट, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये प्लस वाली चीज़ नहीं आती है। तो ये जो इंटीग्रेशन होता है इसका एक पर्टिकुलर डेफिनेट वैल्यू होता है, इसलिए इसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये इस b को बोला जाता है अपर लिमिट, और इस a को बोला जाएगा लोअर लिमिट, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन करते हैं। तो मान लीजिए ये क्वेश्चन है और हमें इसका सॉल्यूशन करना है। तो इंटीग्रेशन ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, रिस्पेक्ट में इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, और लोअर लिमिट यहाँ पे 0 है और ये अपर लिमिट है। तो देखो क्या है, सबसे पहले तो हम इनको ऐसे करके तोड़ देंगे। तो ये हो गया ए स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन बी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी डी एक्स, ठीक है ना। अब लिमिट यहाँ लगा दो, ये 0 से लेके 3, ये भी 0 से लेके 3, ये भी 0 से लेके 3। पहले जैसे सिंपल अपन जो इंटीग्रेशन करते हैं पहले बिल्कुल वैसे ही आपको कर देना है। यहाँ a को हमने बाहर निकाला और ये कर दिया एक्स स्क्वायर डी एक्स, बिल्कुल सिंपल जैसे करते हैं, कोई भी अंतर नहीं है, बस यहाँ पे लिमिट्स पुट हो जाएगी, ठीक है ना। प्लस ये c बाहर चल गया, और इंटीग्रेशन dx, लिमिट्स पुट कर दो 0 से लेके 3, और यहाँ पे हो गया 0 से लेके 3, ये हो गया 0 से लेके 3। फिर चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो ये होगा एक्स क्यूब बाई 3। तो ये हो गया a, और ये हो गया एक्स क्यूब बाई 3। जैसे ही आप इंटीग्रेशन कर दो ऐसे थर्ड ब्रैकेट लगा दो और ये लिखो 0 to 3, प्लस ये b बाहर गया। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये लगा दो 0 से 3, प्लस c। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, हमने बताया आपको 0 से लेके 3। पहले अपर लिमिट पुट होगी फिर लोअर लिमिट पुट होगी। तो ये a बाई 3 बाहर निकाल लो। पहले x की जगह में अपर लिमिट 3 to the power 3, फिर x की जगह में लोअर लिमिट 0 to the power 3, प्लस b बाई 2 बाहर निकाल लो। पहले x की जगह में 3 अपर लिमिट, फिर x की जगह में लोअर लिमिट माइनस लगा के, फिर प्लस c, x की जगह में 3 माइनस फिर लोअर लिमिट। बिल्कुल सिंपल, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। a बाई 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, प्लस b बाई 2, 3 3 जा 9, प्लस 3c।
तो जो लास्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9a, वो हो जाएगा 9a प्लस 9b/2 प्लस 3c। तो देखो इसके अंदर कोई भी कांस्टेंट नहीं ऐड हुआ है, तो ये हमारा इंटीग्रेशन का आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल इजी। तो आप इसको एक बार और पॉज करके यहाँ पे डेफिनेटली जरूर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx -1 से 1 है, तो लोअर लिमिट -1 है एंड अपर लिमिट 1 है। अब देखिए बच्चों e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपको पता है e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होगा, और -1 और 1 से लोअर लिमिट अपर लिमिट पे। तो पहले सबसे पहले क्या करोगे, x के जगह में अपर लिमिट पुट करोगे, फिर माइनस लगाओगे, फिर x के जगह में लोअर लिमिट कराओगे, पुट करोगे, एकदम सिंपल। तो ये हो जाएगा e टू द पावर -1 कितना होता है 1/e। बस आ गया आंसर। ठीक है, चलिए आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इंटीग्रेशन cos x dx लोअर लिमिट है -π/2, अपर लिमिट है π/2। आइए करते हैं। तो देखो cos x का जो इंटीग्रेशन होगा वो आपको पता है क्या होता है, sin x होता है। ठीक है ना। अब हमें क्या करनी है, लिमिट पुट करनी है। तो यहाँ पे हो गया -π/2, यहाँ पे हो गया π/2। तो ये हो जाएगा अपना, x के जगह में लिख दो π/2, पहले अपर लिमिट, फिर माइनस लगाओ, फिर यहाँ पे लिख दो लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट कितनी है -π/2। ठीक है ना। साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है, याद रखना। तो ये हो गया हमारा sin π/2। ठीक है ना, ये माइनस, और ये हो जाएगा माइनस sin π/2। ठीक है ना। साइन ऑफ माइनस थीटा ये होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है, और कॉस माइनस थीटा कितना होता है, ये प्लस कॉस थीटा होता है। ठीक है ना। ये बात आप बस याद रखना कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक है ना। तो अगर हम इसको देखें तो साइन ऑफ -π/2 होता है, माइनस बाहर आ गया तो हमने माइनस को बाहर निकाला, तो ये हो गया sin π/2 प्लस sin π/2। और आपको पता है कि sin π/2 sin 90 कितना होता है, 1 होता है, तो ये हो गया है 1 + 1, तो इसका आंसर आ गया 2। ठीक है ना बच्चों, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ sin² x dx 0 to π/2। ठीक है ना। देखो मैंने आपको बताया हुआ है कि sin² थीटा को हम लिख सकते हैं 1 - cos 2θ/2। आप पिछले वाले इंटीग्रेशन का लेक्चर चेक कर सकते हो, उसके अंदर हमने आपको ये सॉल्व भी करके दिया हुआ है। तो sin² x को हम लिखेंगे, sin² x को हम लोग लिख देंगे 1 - cos 2x/2, और ये हो गया 0 से पाई, और ये हो जाएगा dx। ठीक है ना। फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, फिर हम लोग इसको इस तरीके से तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 dx 0 to पाई। ठीक है ना। फिर माइनस ये हो जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा cos 2x dx। ठीक है ना। ये 1/2 ये LCM है, तो मैंने इसको 1/2 अलग तोड़ दिया और cos 2x/2 को अलग तोड़ दिया। ठीक है ना। तो ये हो गया 0 से लेके पाई। तो देखो 1/2 बाहर आ गया। अब dx का, अब dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। फिर अपने को लिमिट पुट करनी पड़ेगी 0 से लेके पाई, माइनस 1/2 बाहर आ गया। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा sin 2x/2, एक नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, याद है ना, इसको हम लोगों ने किया है। तो ये हो जाएगा 0 to पाई। तो ये हो गया है 1/2, ये हो गया है पाई -0, फिर ये 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, ये 4 हो गया है। ये हो गया साइन, सबसे पहले अपर लिमिट 2 पाई, फिर माइनस, फिर साइन 0 है ना, 2 × 0 0 हो जाएगा। अब आइए साइन का ग्राफ बनाते हैं। अगर हम लोग साइन का ग्राफ बनाए तो कुछ u बनेगा साइन का ग्राफ। तो ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 में -1, और ये 2 पाई में दोबारा 0।
तो ये हो गया 1/2 पाई माइनस 0 पाई माइनस 1/4 0 माइनस 0। तो अगर आप 1/4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो ऑटोमेटिकली वो 0 ही आएगा। तो आंसर आ जाएगा सिर्फ पाई/2। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करना। आप इसको एक बार एक काम करो, कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर एक्स को लेकर ट्राई करो ना। आप 0 से लेकर पाई/2 ट्राई कर लो, अपन ने 0 से लेकर पाई किया। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन हमें यूज़ करना है और हमें इंटीग्रेट करना है g(m)/x² dx को, ठीक है ना। इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोलते हैं और आप इस टर्म से ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में दोबारा आप इससे रूबरू हो गए, ये दोबारा ये चीज़ आपके पास आएगी। तो देखो ग्रेविटेशन में इंटीग्रेशन का कितना यूज़ है, तो इसीलिए इंटीग्रेशन को पढ़ा जाता है। यह बेसिक मैथ्स पूरा ही इसलिए पढ़ा जाता है। अगर बेसिक स्ट्रांग है मैथ्स तो आने वाले चैप्टर्स भी इजीली अच्छे होते जाएंगे, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है और ये एम दोनों मास है, ठीक है ना। तो ये कांस्टेंट जो है ये बाहर निकल गए और हमें इंटीग्रेशन करना है 1/x² dx का, ठीक है ना। 1/x² dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/x होता है। हम करके दिखाते हैं। 1/x² को आप लिख सकते हो x⁻⁻² dx। तो ये हो जाएगा x⁻n+1/n+1। तो ये हो गया x⁻⁻1/-1। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया -1/x, है ना, आपको इसको याद भी रखना है। तो ये हो गया g(m)m और ये आ गया -1/x। कहाँ से लेके कहाँ तक, इनफाइनाइट से लेके r तक। तो माइनस को बाहर ले जाते हैं, -g(m)m ये हो जाएगा 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर आ गया g(m)m/r। ठीक है, चलिए अपन अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने थ्योरी की तरफ। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या पढ़ेंगे, जैसे हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशिएशन करा था, वो क्या था, एट एनी पॉइंट डिफरेंशिएशन इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। तो किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट बनाओगे उसका जो स्लोप होगा वो डिफरेंशिएशन होगा। अब वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे जियोमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल। तो डेफिनाइट इंटीग्रल का जियोमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है और इसके खूब सारे एप्लीकेशन अपन वन डायमेंशनल मोशन में करेंगे। देखिए इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स, किसी भी फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है इज डिफाइंड एज, उसको डिफाइन किया जाता है एरिया बाउंड बाय द कर्व एक्स एक्सिस and the two line x equals to a and x equals to b। तो यहाँ पे ये डायग्राम में fx का इंटीग्रेशन क्या होगा, fx का अगर हमें इंटीग्रेशन निकालना है तो fx का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, हमेशा याद रखना इंटीग्रेशन होता है एरिया अंडर द कर्व। और यहाँ पे एरिया किसके किसके बीच में निकालेंगे, देखो एरिया हमें निकालना है a और b, ये जो मतलब एरिया अंडर द कर्व मतलब ये जो पूरा बाउंडेड है ना, ये जो पूरा एरिया है उसको निकालना है। तो ये किससे किससे बाउंडेड है, x इक्वल्स टू ए वाली लाइन से बाउंडेड है, x इक्वल्स टू बी वाली से बाउंडेड है और यहाँ पे x एक्सिस से। तो मेन मुद्दे की बात है कि इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व और प्रॉपर लिमिट में। यहाँ हमें इंटीग्रेशन निकालना है फ्रॉम ए टू बी। तो इंटीग्रेशन अगर आपको निकालना है ए से लेके बी तक, वो ए से लेके बी तक के एरिया अंडर द कर्व के बराबर ही होगा। तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन का मतलब है एरिया अंडर द कर्व विद इन प्रॉपर लिमिट्स। यहाँ पे लिमिट है एक्स ए से लेके बी तक, ठीक है ना, बिल्कुल आसान और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो आइए इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन कर लेते हैं। देखिए क्या है, फाइंड द एरिया इंक्लोज्ड अंडर द कर्व एफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो ये कर्व दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बिटवीन द लिमिट x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 3। तो हमें एरिया निकालना है। अब इसका एरिया कैसे निकालोगे, आप हाफ बेस इंटू हाइट थोड़ी लगाओगे, ये तो ऐसे मुड़ा हुआ कर्व है। तो अगर ये मुड़ा हुआ है तो
कैसे निकालेंगे, स्ट्रेट तो है नहीं, स्ट्रेट लाइन लग रहा है, लेकिन ये मुड़ा हुआ कर्व है। ये कर्व कैसा है, ये कर्व हमारा मुड़ा हुआ है। तो हम लोग इसका कैसे निकालेंगे एरिया। अब इसका एरिया निकालने के लिए आपने पढ़ा है कि एरिया अंडर द कर्व विद इन प्रॉपर लिमिट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन। तो अगर इसका एरिया निकालना है तो एरिया एनक्लोज्ड और कुछ भी नहीं होगा बल्कि इंटीग्रेशन होगा। किसका, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा विद इन प्रॉपर लिमिट्स। कहाँ से लेके कहाँ तक, ये 2 से लेके 3 तक अगर अपन इसको करेंगे तो इसका आ जाएगा आंसर। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो ये हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर रहे हैं डी एक्स 2 से लेके 3 तक। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, एक्स टू द पावर 3/3, फिर लिमिट पुट करेंगे 2 से लेके 3 तक। बहुत इजी है इंटीग्रेशन, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। छोटी छोटी चीज़ स्टूडेंट्स को नहीं आती, फिर बाद में जाके प्रॉब्लम क्रिएट करती है ये। तो 1/3 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3 टू द पावर -2 टू द पावर 3। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो ये हो जा रहा है 27, 3 9, 9 से 27 -8। तो अगर हम 17 को 8 के साथ माइनस करें तो 9 आएगा, तो ये आएगा 19/3, या फिर ये हो जाएगा 3 6 18, ठीक है ना, और 1 कैरी होगा 0.0, तो ये 6.333 इसको हम लिख सकते हैं। तो इसका एरिया आ गया 19/3 या 6.333। तो इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान है, और इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब प्रॉपर लिमिट्स के अंदर जो एरिया अंडर द ग्राफ आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन होगा। ठीक है ना। तो ये था हमारे इंटीग्रेशन का सेकेंड लेक्चर, और इसको 2 लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और इसके खूब सारे एप्लीकेशन हम लोग 1 डायमेंशनल मोशन में करेंगे कि कैसे वेलोसिटी निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, फिर सेंटर ऑफ मास में करेंगे क्लास, इसका यूज़ आएगा। तो इसका एप्लीकेशन तो चलता ही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आज का लेक्चर। नेक्स्ट हम लोग ग्राफ कर लेंगे फटाफट अगले क्लास में। तो चलिए, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।